ये केवल नहीं है कि कैश ट्रांसफर कर दो, नोट छाप दो। ऑलरेडी हमें सब चीजों को देखना पड़ेगा, इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना है, शॉर्ट टर्म भी है और इंडस्ट्री की डिमांड को मैं जायज गलत नहीं मानता। तो लेकिन सरकार कई काम कर रहे हैं, उसको कई बार हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं और मिल जाए। 3 लाख करोड़ का अच्छा पैकेज है, उसको 5 लाख कर दे। अभी 3 लाख करोड़ का करना है, सरकार का टारगेट अभी अचीव नहीं किया। सरकार फूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 2 महीने का और फ्री राशन ऑलरेडी काफी लोगों को पूरी देश में 80 करोड़ लोगों के पास ट्रांसफर करने का पूरा काम कर दिया। 8 अपने आप में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ट्रांसफर कर दी, 20,000 करोड़ का भी इसी महीने किया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी 14,500 करोड़ बढ़ा दी है। जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट्स को सरकार पूरी तरह कंपेंसेट कर रही है। पिछला 21 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया था, अभी वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो और डिमांड होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में इस वक्त आप एस्टिमेट नहीं करेंगे सरकार का कितना ओवर बजट खर्चा हुआ होगा। ऑक्सीजन है, बाहर से इंपोर्ट है, वैक्सीनेशन के ऊपर सारा है पूरा। अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन को पूरा वैक्सीनेशन करना है और यह सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार चीजों को ध्यान में रखती है यह चीजें, लेकिन सरकार एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट रुकिए सर। पूरी बात तो हेल्थ में कैसे बजट आपका ऊपर चला गया? नहीं देखिए, पूरे उस बजट और कैसे चला गया आपका? वैक्सीनेशन की केवल बात नहीं कर रहा, हेल्थ के सेक्टर में पूरा सरकार का, चाहे आयुष्मान भारत को देख लीजिए, चाहे मैं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हमारे यहाँ पे एक चीज सब जगह से हो जाती है कि केंद्र सरकार से अगर हमने मांग कर दी तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप ये बताइए सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना हाई हो चुका है, कितना हाई हो जाएगा। सरकार का बोरोइंग स्टेट और सेंटर का 90% जीडीपी का हो चुका है। तो ये सब चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ इंडस्ट्री को मैं पहले भी कहता रहा हूं, इनकी डिमांड जायज है, लेकिन बहुत कुछ चीजों को उन्हें कॉम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी। अभी कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज हैं जो कि हम ग्लोबल फुटप्रिंट आज के समय में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, वैक्सीनेशन इंडस्ट्रीज है, इन सब पे हम अच्छी तरह से। जैसे गोपाल जी कैसे करेंगे आप? तो मतलब एकदम जो ना बजट भाषण सुना रहे हैं मुझे नहीं, एक मिनट रुकिए गोपाल जी, रुक जाइए प्लीज। आप ये क्या मुझे सुना रहे हैं कि अब दुनिया के फुटप्रिंट है, सनराइजिंग इंडस्ट्री। आप मुझे बताइए कि एक रेस्टोरेंट बंद है 1 साल से, वो क्या फुटप्रिंट बना लेगा, कहां से राइज कर लेगा? वो एक रिजॉर्ट खुला ही नहीं, पिक्चर हॉल खुले नहीं, मॉल्स खुल नहीं रहे, वो क्या कर लेंगे? मुझे बताइए उनके पास क्या नया आइडिया जाएगा? आपको बताया ना, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किसानों को सब चीजों में कर रही है। सर देखिए, बात डायरेक्ट बेनिफिट की जो वो कह रहे हैं उनका ये देखिए, पिछले एक मिनट गोपाल जी, सवाल तो पूरा सुन लीजिए। कैश ट्रांसफर की पिछली बार आपने प्रोएक्टिव होकर के 22 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया, तो अभी सरकार ट्रांसफर कर रही है फूड स्कीम्स में, मनरेगा में, प्रधानमंत्री किसान योजना में, जो आवास योजना में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो यह पैसा लिक्विडिटी इन्फ्यूज ही तो हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो पैसा जा रहा है, अब एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट जा रहा है, फूड ग्रेन फ्री में दे रहे हैं, स्टिमुलस पैकेजेस अलग अलग तरह के जा रहे हैं, तो यह लिक्विडिटी में जा रहा है। और फिर सरकार की आप ये देखिए ना, रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम हो रहा है, तो कितना मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ठीक है गोपाल जी, मैं समझ गया। आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं। मुझे भी पता है कि सरकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करिए। सर आप मुझे गिना रहे हैं कि सम्मान निधि में 14,000 करोड़, 500 रुपए आता है। आरबीआई भी कर रहा है ना। 500 रुपए में क्या होता है आज की जमाने में, एक महीने में? मुझे आप ये बताइए 500 रुपए में क्या होता है? आप कह रहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार में बहुत खर्चा कर दिया। मुझे एक काम ये बताइए कि सरकार ने ये अचानक से कर दिया जिससे लाखों करोड़ रुपए लग गए, कहां किया बताइए ना। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली आपने व्यवस्थित किया, रेगुलेट किया है। नहीं, आपने कोई दवाई फ्री में बंटवा दी क्या? आइवर में ये रेमडेसिविर फ्री में बंट रही थी क्या?
तो फिर ना फिर कहां से खर्चा हो गया सर? देख लो, आप रूटीन वे में चल रहे हैं। WPI 10% है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है, महंगाई का जो मार आने वाली है उसका अंदाजा ही नहीं आपको भी। तो जो एक तरफ से महंगाई की मार पड़ेगी, दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां गई हैं, डिमांड जनरेट नहीं होगी, तो आप उस स्पाइरल में फंसेंगे ना सर। मैं उसी को तो तोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट रुकिए सर, अभी कह रहा हूं प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं और उसके लिए सरकार के चैलेंजेस को, सर चैलेंजेस को अभी नहीं निपटेंगे तो कब? आप इंतजार कर रहे हैं कि टाइम विल हील इटसेल्फ, समय अपने आप सब चीज का उपचार कर लेता है, तो वो उपचार देखते हो पाता कि नहीं। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, स्टेट बैंक को वो चला चुके बहुत लंबे समय तक, और कहा जाता है कि जो बैंकर होता है वो उससे ज्यादा समझ इकोनॉमी किसी के पास नहीं होती, क्योंकि रुपया का लेन देन वहीं से होता है। चौधरी साहब, एक डिमांड उठी इंडस्ट्री की तरफ से, उदय कोटक जी ने कहा कि सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए, कैश ट्रांसफर करें, जो 3 लाख करोड़ की पिछली स्कीम थी उसको एक्सटेंड करके 5 लाख करोड़ करें। इस तरह कई सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं। लेकिन मोटा सवाल यह है कि इस समय की जो परिस्थिति इकोनॉमी की दिख रही है, तमाम ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आप पढ़िए, बार्कलेज कह रहा 5.5 लाख करोड़ का नुकसान केवल 3 महीने में हो चुका है। तो क्या सरकार जो कर रही है वो काफी है, या आपके हिसाब से इकोनॉमी में इस समय क्या स्थिति है? अरे ये प्रॉब्लम तो नेशनल प्रॉब्लम है, सरकार ने सब कुछ स्टेट्स पे छोड़ दिया है, तो ये क्या स्टेट वाइज प्रॉब्लम है? स्टेट वैक्सीन लाए, स्टेट ये करें, तो ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं क्या स्टेट्स को? जी, इस टाइम पे जैसे कोटक साहब ने कहा है कि ये मत देखिए कितना डेफिसिट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जितना पैसा हो सकता है लोगों के हाथ में डालिए, किसान, मजदूर, वर्कर, इंडस्ट्री, सबको। और ये जो इंडस्ट्री का भी पैकेज दिया कि बैंक से लोन ले लो, उसको अपने पैकेज में इंक्लूड कर लिया। अरे ये क्या तरीका है? आप डायरेक्ट कैश दीजिए तो इंक्लूड कर सकते हैं, बैंक से पैसे ले लो वो हम इंक्लूड कर लें। और PM केयर्स में तो इतना हजारों करोड़ आया है, उसका कोई बताइए कि उसमें कितना पैसा बाकी है, उसको यूज कीजिए। जी गोपाल जी, 2-3 सवाल रखे हैं प्रदीप चौधरी जी ने कि राष्ट्रीय समस्या है, इसको स्टेट्स पे छोड़ दिया आपने, और जो लोन के रूप में पैकेज दिया गया, बोला ये पैकेज है, लोन दिलवाया आप। कहते हैं ये पैकेज, ये बैंक से लोन ले लो वो पैकेज नहीं। प्रदीप जी, ग्लोबली पैकेज जिसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, सेम तरीके से आप उसको ये कहिए कि 2 लाख 2.5 लाख करोड़ को सीधे कैश ट्रांसफर किया, ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं, हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि 22 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया। हम तो बता ही रहे ना कि उस पैकेज के कंपोनेंट क्या है। 3 लाख करोड़ अगर SME को लोन के रूप में दे रहे हैं, RBI भी गवर्नमेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट फिस्कल गारंटी, अरे लोन नहीं, के रूप में अगर आप दे रहे हैं ग्लोबल तो पैकेजेस को तो देख लेते हैं। प्रदीप जी अभी चर्चा, प्रदीप जी आप कहिए जो भी कहना है, स्टेट गवर्नमेंट और सब लोग अगर अपनी डिमांड रख देंगे और केंद्र सरकार के चैलेंज और लिमिटेशन को नहीं समझेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ दिनों से मैं कई दिनों से देखा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, इंडस्ट्री हमें ये दे दो, वो दे दो। वैक्सीन कहाँ से लाएंगे? स्टेट्स के पास ऐसे नहीं होता। दो तरफ के फार्मर्स कहेंगे कि हमारे को MSP दे दो। नहीं, सुन तो लो आप, अब सुन लो, या आप मैं बोल लूं या आप बोल लीजिए, मैं सुन लूंगा। आप तो इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं तो बोला ही नहीं। 10 लाख करोड़ का MSP पे प्रोक्योरमेंट कर ले। तो नीरज जी, आप आर्थिक व्यवस्था को समझते हैं, चैलेंजेस दोनों तरफ के हैं, आप कुछ भी डिमांड करिए, लेकिन लिमिटेशन, आप RBI ने इतना सारा फंड ट्रांसफर कर दिया, इतने सारे जो क्रेडिट है वो गारंटी कर दी है, RBI केंद्र सरकार ने RBI ने कोई हाई लेवल पे चले करी है। नहीं, रॉन्ग। RBI ने कोई क्रेडिट गारंटी नहीं करी है। अभी कोविड का अभी रिस्पांस आके कितना ज्यादा IBC और NPA के प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ भी चाहिए। गोपाल जी एक मिनट रुकिए, प्रदीप जी को अपनी बात एक बार रख लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट करें। RBI को एक सिंपल स्टेप करना है कि जो NPA है 3 महीना। गोपाल जी एक मिनट रुक जाइए ना,
3 महीना एरियर्स होने पर वो एनपीए होता है। उसको बोल दीजिए कि नहीं, 1 साल के लिए हम इस डेफिनेशन को 6 महीना एरियर्स होगा तो एनपीए होगा, उसमें आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गवर्नमेंट बोलते मैंने पैकेज दे दिया। अरे साहब, अगर किसी वर्कर को तनख्वाह नहीं मिली और आपने कहा कि मैंने तुझे लोन अरेंज कर दिया, तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? उस पर तो और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट शुड गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू यूनिट्स, तभी जाके काम होगा। नहीं देखिए जी, तो प्रदीप जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी जेब से और पैसे निकाले या कहीं से मदद करे, तो इसमें जो डेफिसिट को लेकर के लोग बहुत रोते रहते हैं, उस पर आपका नहीं, क्या वो सब बाद में सोचना है, अभी डेफिसिट नहीं सोचना, अभी लोगों की जान के बारे में सोचना। कितनी बदनामी हो रही है देखिए। आप जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी, रुकिए। पड़ोसी है बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनकी इतनी दुर्गति नहीं है जितनी हमारी। ऐसी हालत तो कभी नहीं हुई। जी बांग्लादेश, प्रदीप जी, गोपाल जी से जवाब दे। गोपाल जी अपना जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रदीप जी रुकिए 1 मिनट। हाँ गोपाल जी जवाब दीजिए। नीरज जी, हाँ देखिए नीरज जी, हम यहाँ पे डिबेट अर्थव्यवस्था को लेके कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं, कई चीजों को सामूहिक रूप से देख के जो बेस्ट जजमेंट होता है वो लेना होता है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ को इग्नोर करके सब उनको कह देंगे धड़ाधड़ लोन दे दो, कोई एनपीए क्लासिफाई मत करो, कोई मत करो, इस टाइप पे मत करो, क्रेडिट करो, नहीं आप सुन लीजिए ना, आपको मैंने समझाया तो मैं तो अगर आप इस वो पॉलिटिकल डिबेट है, मैं भी यहाँ पे पॉलिटिकली डिबेट दे दूं कि हाँ गरीबों को ट्रांसफर कर दो, एक ट्वीट कर दूं, बिल्कुल पैसा ट्रांसफर कर दो, इससे अर्थव्यवस्था थोड़ी चलेगी। अर्थव्यवस्था चलेगी, समस्या विकट है हमारी। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब देशों की एक नहीं समस्या, हमारे पास सेकंड वेव बहुत सीवियर आई है, तो और हेल्थ प्रायोरिटी है, इकोनॉमी भी उसकी, इसीलिए लॉकडाउन नहीं किया, इकोनॉमी की प्रायोरिटी भी समझते हैं। हर चीज में उसमें नुक्स निकालिए, इसमें डेट बढ़ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। अरे फैमिली में जब इमरजेंसी होती है, ट्रीटमेंट कराना होता है, तो लोग सब तरह के काम करते हैं, बोरोइंग करते हैं, गोल्ड तो करा है ना, सरकार ने करा है, इमरजेंसी है। आरबीआई ने भी आगे आके इतना सपोर्ट किया है, सरकार कुछ नहीं किया, आरबीआई नहीं, मैं काउंटर ये नहीं कह रहा नीरज जी, बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई फिस्कल स्टिमुलस नहीं देंगे सरकार। अच्छा गोपाल जी, प्रदीप जी को रुकिए, मैं जरा दूसरे मेहमानों को लाऊं। गोपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि उदय कोटक ने या सीआईआई ने जो सुझाव दिया है उससे आप सहमत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता ये कह के गए हैं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा लोग बैंक में जमा कर लेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। अब मैं जरा 1 मिनट दोबारा से मुकेश मोहन जी के पास चलता हूँ। मुकेश मोहन जी, वो जो 3 लाख करोड़ का एक आप लोगों को दिया गया था लोन का तरीका, क्या हालत है उसकी? देखिए नीरज जी, इसको थोड़ा डिबेट को ना थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहूंगा। हम ये देखना चाहिए हमें कि क्या हो सकता है, मतलब हम कमी निकालें, कुछ एक तरफ की बात बोले, आखिर क्या होना चाहिए। मैं एक बात से बिल्कुल उदय कोटक जी से सहमत नहीं हूं, जहां वो कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का जो ये फंड है इसको 5 लाख करोड़ कर देना चाहिए। और मैं जरा ध्यान से आप सुनिए, मैं क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूं। देखिए मेरे हिसाब से अभी जो एमएसएमईज हैं, एसएमबीज हैं, वो बहुत स्ट्रेस में है। अभी उनके ऊपर अगर और लोन का जो ये बोझ बढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत घातक होगा उनके लिए भी और बैंकों के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इसका जो रीपेमेंट रखा वो 3 साल का है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं अगर बताना चाहूं कि किसी को हमने 5 करोड़ रुपए अगर दे दिए इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में, तो उसको करीब 1.67 करोड़ तो प्रिंसिपल देना होगा हर साल, और लगभग अगर हम 9% से भी लगाएं तो लगभग 50 लाख रुपए इंटरेस्ट, यानी उसको हर साल 2.25 करोड़ रुपए का आउटफ्लो होगा इस 3 लाख करोड़ के देने के बाद ही। मुझे ऐसा कोई मैजिक समझ नहीं आता कि जो एमएसएमई पहले से स्ट्रेस में है और ये जो पैसा उसको अब दिया गया है, ना इसका कोई प्रोडक्टिव यूज है, ना इससे कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है, कैसे वो स्ट्रेस में जो पहले से यूनिट थी वो कैसे ये 2.5 करोड़ का एक एडिशनल आउटफ्लो कर पाएगी। मेरा एक सुझाव, अब सुझाव पर आते हैं। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये रीस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी अनाउंस की है उसमें काफी चेंज करने की जरूरत है। पहला चेंज ये है कि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो दी है
पिछले साल, उसका भी रिस्ट्रक्चरिंग यहां पर होना चाहिए। दूसरी बात, जो 25 करोड़ तक के लोन के लिए उन्होंने कहा है कि केवल वहां तक के लोन ही रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये लिमिट हटा देनी चाहिए। अगर आप एमएसएमई की मदद करना चाहते हैं तो जो भी एमएसएमई है उनका जो भी लोन है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी आप अलाउ कीजिए। दूसरी बात, जैसे प्रदीप जी ने कहा, शायद मैं उससे सहमत हूं कि अगर एनपीए का कुछ पीरियड बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 89 और 90 डेज में फर्क हो जाता है। 89 डेज तक सब ठीक है, 90 डेज होते ही बैंक को ये वो एक कोरोना वायरस हो जाता है, अछूत हो जाता है। एक बात और, ये जो एनपीए कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि 31 मार्च को नहीं होना चाहिए, वो भी शायद मैं समझता हूं कि उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको हम वही रखते कि 31 मार्च 2020 का ही हम ये कट ऑफ रखते तो ज्यादा अच्छा था। एक और स्कीम की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली बार एक मिनट रुकिए आप। आपने कहा कि जो 5 करोड़ का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि 5 करोड़ का किसी ने लोन लिया है, 2.25 करोड़ तो उसका प्रिंसिपल होता है, 30-40 लाख रुपए ब्याज बनता है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? बर्डन आएगा ना बैंक की बैलेंस शीट पे। इस समय इंडस्ट्री का जो टोटल लोन है वो 7,38,000 करोड़ रुपए एनपीए है इस समय, और बहुत सारी जो चीजें वर्ष पे पड़ी हुई हैं। आप लोगों को केवल संज्ञान में लाने के लिए मैं बता रहा हूं कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ ने कहा है, जगदीशन साहब ने मैक्वारी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में, कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि रिटेल लोन में डिलिक्वेंसी बढ़ रही है। इस बात को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं तो बहुत जानकार नहीं हूं, आप लोग मुझसे ज्यादा इकोनॉमी समझते हैं, कि अगर स्थिति बिगड़ रही है तो पैसा डालने के सिवा क्या उपाय है आपके पास? होगा उससे एनपीए और बढ़ेंगे, बैलेंस शीट स्ट्रेस होगी, पैसे लाने पड़ेंगे, नोट छापनी पड़ेगी, लेकिन उसके सिवा कोई चॉइस है क्या आपके पास? अगर कोई इंडस्ट्री मर रही है, उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन के सिवा क्या चॉइस है आपके पास? बताइए। आईबीसी ले जाकर उसको बेच देंगे, 100 रुपए का माल 10 रुपए में बिकेगा, उससे क्या हो जाएगा? देखिए, 20,000 पॉइंट यहाँ पे ये है, उसको संदर्भ में रख के मैं समझना चाहता हूँ। 20,000 करोड़ का छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद फिरोज जी के पास जाता हूँ। हाँ, 20,000 करोड़ का। जी मुकेश जी कंप्लीट करिए, फिर मैं फिरोज जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि 20,000 करोड़ का एक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और रिजर्व बैंक ने अनाउंसमेंट किया था, सबऑर्डिनेट डेट टू एमएसएमईज। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि उस 20,000 करोड़ में से अभी लगभग 25-30 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट ही हो पाया है। तो ये यहां हमें देखना पड़ेगा कि कमी कहां पर रह गई। क्या बैंकों ने इन एनपीएस की मदद करने में अपने हाथ पीछे खींच लिए, या जो एनपीए है ये वो वायबल नहीं थी? इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, आपने स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया कि ये डाटा जो है वो क्या है। अगर आप एमएसएमई मिनिस्ट्री की साइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि 6 करोड़ 33 लाख यूनिट्स हैं, वो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का नया पोर्टल जो अनाउंस किया था सरकार ने, वहां पर केवल 26,42,250 यानी 26 लाख के करीब ही यूनिट है जो अभी रजिस्टर्ड है। प्रदीप जी इस बात को मेरी मानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 जुलाई 2020 को एक सर्कुलर इशू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अब केवल वो ही लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होंगे एमएसएमई के जिनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। मैं समझता हूं नीरज जी, आने वाले समय में बैंकों के लिए ये बहुत ही कठिन समस्या आने वाली है, क्योंकि वो जो लोन है उनका रिक्लासिफिकेशन होगा अब, जो जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर 6 करोड़ यूनिट्स में से केवल 26 लाख यानी 5% से भी कम यूनिट्स के पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है, बाकी सारा लोन अगर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाएगा तो बैंक्स को ये पैसा लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और इन एमएसएमईज को नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। मैं समझता हूं इसके लिए शायद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और तो मुकेश जी वही बात तो आप कह रहे हैं ना, मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूं कि इस परिस्थिति में आपके पास कोई बेटर वे हो तो बताइए। मैं एक बार फिरोज सर के पास चलता हूं। फिरोज जी, कोई बेटर तरीका है क्या? इंडस्ट्री की हालत खराब है, टेक्निकल राइट ऑफ नाम का एक शब्द चलता है, एसबीआई का टेक्निकल राइट ऑफ जो है 2.25 लाख करोड़ का है, 1,72,000 करोड़। इसका मतलब उसको प्रोविजन फॉर कर रखा है। टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब ये है कि यानी आप सोचिए कि किस हद तक आपके बैड लोन होने की संभावना है जिसको आपने प्रोविजन कर रखा है। मैं उदाहरण तो बैंकों की बैलेंस शीट तो वैसे भी बहुत खराब होने वाली है। जी फिरोज साहब, पूरा 10 मिनट से सुन रहा हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये वेंटिलेटर पेशेंट जैसा है। अगर पेशेंट को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वेंटिलेटर पे चला जाता है, फिर चांस बहुत कम होता है। हम इंडस्ट्री का ऐसा ही हाल कर रहे हैं।
हम इंडस्ट्री लीड को वेंटिलेटर तक ले जाते हैं, तब तक बैंक कोई सपोर्ट नहीं देता है और फिर कहते हैं एनपी हो गया, होना ही है। तो उसका रास्ता ये है, जो मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, कि हमारे पास एक विंडो था कि इमीडिएटली वैक्सीनेशन करें, हमने नहीं किया। वो गवर्नमेंट की माने ना माने भूल है, और वो भूल के कारण हम पछता रहे, इंडस्ट्री पछता रही, लोग पछता रहे। अब एक प्लान बनाया जाए कि भैया चुपके 6 महीने में हम वैक्सीनेशन करेंगे, तब तक तो कुछ खोल नहीं पाएंगे। उसमें इंडस्ट्री का क्या फॉल्ट है? तो जब तक इंडस्ट्री का कोई फॉल्ट नहीं है, बेकारी का कोई फॉल्ट नहीं है, एमएसएमई का कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप 6 महीने तक तो एटलीस्ट जो हमारा पे चेक है, हमारे कौन से मेन खर्चे है, चलो धंधा कम हो रहा है, हमको एम्प्लॉय को देना है, एटलीस्ट मिनिमम वेज तो देना है भाई। किसी को 10,000 नहीं देवे, 5-8,000 दे देवे। तो वो जो मिनिमम वेज का पे चेक प्रोटेक्शन अगर सरकार नहीं लाएगी तो आदमी क्या करेगा, एम्प्लॉय को छोड़ देगा, और एम्प्लॉय अगर नहीं रहेगा तो अब बेकारी बढ़ जाएगी। सिमिलरली एक इंडस्ट्री को चलने के लिए एनपीए न हो, कुछ उसको स्टिमुलस चाहिए। तो जो मैं नहीं कहता हूँ सब इंडस्ट्री को, काफी इंडस्ट्री अच्छा भी कर रही है, तो जो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है उसके लिए कोई स्टिमुलस पैकेज की जरूरत नहीं है। पर जो इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही है, रिटेल में है, एमएसएमई में है, जिसका धंधा रुका हुआ है, उनको कोई स्टिमुलस डायरेक्ट पैकेज नहीं मिला तो कैसे सर्वाइव करेगी? और इसमें अल्टीमेटली ये जब तक है जब तक वैक्सीनेशन न हो, और आप कहते हो स्टिमुलस नहीं देना, तो इंडस्ट्री को वैक्सीन दे दो। आप हमको वैक्सीन जनवरी से नहीं दे रहे हो, हम देंगे, कहते हैं इंडस्ट्री को बोलते तुम जाके लाइन में खड़े हो जाओ, सीरम की लाइन में खड़े हो जाओ, फाइजर की। अब कहा जाए, जब सरकार को वैक्सीन नहीं मिली, हमको क्या मिलेगी? मेरे खुद ने फोन लगाए, कहते भैया नहीं मिलेगी, तुमको कैसे दे देंगे? तो मेरे हिसाब से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट पैकेज मिले। और ये मैं जो मोनिटोरियम लास्ट ईयर दिया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी हजा दिया। अगर आप किसी को बोलोगे भाई हम तेरे को जो पैसा दिया है उसकी और लोन देंगे, उसका तो इंटरेस्ट दे, तो हम तो मार रहे हैं। और उसको तो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, अगर लोन भी देना है तो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। पर मैं अभी भी मानता हूँ लोन इज नॉट द राइट वे। टाइम आ गया है, जो उदय कोटक साहब ने बोला है, डायरेक्ट जी स्टिमुलस, पेचेक प्रोटेक्शन इन द हैंड ऑफ द इंडस्ट्री। तो आप कहोगे एम्प्लॉय आपके पास रजिस्टर है, हमारे कितने एम्प्लॉय, हम पीएफ काटते, ईएसआई काटते, अब उनके अकाउंट में जमा कर दो, हमारे अकाउंट में मत जमा करो। चलो हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा, चलेगा, तो एम्प्लॉय को पैसा मिल जाएगा। तो एटलीस्ट जब तक वैक्सीनेशन, मुझे यहाँ पे ये जोड़ना है कि देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। गोपाल जी आप इसको थोड़ा सा, मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं आपसे जवाब लूंगा। हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जहां पे कोई एक शॉर्टकट हमको लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आर्थिक फैसले आपको दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ते हैं, लेकिन वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उससे निकलना ज्यादा जरूरी, उसकी कॉस्ट न लेने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको, कि अगर आपने वो फैसला नहीं लिया तो। हमको आंकड़े दिख रहे हैं, और हमारे आंकड़े नहीं, सब आपके आंकड़े हैं सर। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 97 रुपए लीटर डीजल। गांव में डीजल ही इस्तेमाल होता है ना सर, कमर्शियल व्हीकल में डीजल है। ई वे बिल का नंबर आपको पता है 16 मई तक का क्या है? 1,96,00,000। और पहले महीने में क्या था? 6.5 करोड़। ई वे बिल आपके 1/4 रह गए हैं। मतलब बिजनेस एक्टिविटी एकदम खत्म हो रही है। उसमें अगर जान नहीं फूकेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इससे ज्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद इसमें सवाल पर जवाब लेंगे कि गोपाल जी की रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इतना हिकअप क्यों है कि हम बिल्कुल जैसे किताब में लिखा हम उसी हिसाब से चलेंगे, अलग से नहीं सोच पा रहे। ब्रेक के बाद research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स पे हर दवाई एमआरपी से कम में मिलती है। नेटमेट्स शुरू हो रही है, और तमाम एजेंसीज के आंकड़े, तमाम जो अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके डेटा, ये सब इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। उसको तुरंत एक अटेंशन की जरूरत है, और अगर अभी नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किलें फंसेंगी। गोपाल जी मेरा सवाल सुनिएगा पहले, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए एक बहुत कड़वा सच है जो हमको सबको स्वीकार करना चाहिए, इंक्लूडिंग भी, कि वैक्सीन को लेकर के जो हमारी पॉलिसी थी, हमने बहुत लेट एज्यूम किया कि हमको बहुत बड़े पैमाने पे लगेगी, और हमने उसको देर किया। जो 2 हमारी कंपनियां थी, जो हमारी मतलब जो भारत में बना रही थी, उसको हमने बहुत लेट ऑर्डर्स दिए, और सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कि अब हमको जून एंड तक इंतजार करना पड़ेगा जब सप्लाई दुरुस्त हो। अभी तो 15-20 लाख ही डेली लग रही है, जबकि हमें कम से कम 1 करोड़ रोज चाहिए। एग्जैक्टली मैं उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ इकोनॉमी में। शायद अभी आप ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल सकते हैं कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।
उसकी कीमत कहीं ज्यादा होगी गोपाल जी। नहीं नीरज जी, देखिए आपकी बात ठीक है। अगर हम पोस्टीरिटी में देखेंगे तो बहुत सारे डिसीजंस में हम लोग बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार कह सकते हैं कि ये इस समय होता, ये होता। हमारे पास भी कई रीजन है। वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेके स्टेट गवर्नमेंट अपोजिशंस के कई तरह के गलतफहमी और वो सब थी, और कई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतनी स्ट्रॉन्ग वेव आएगी। मैं मुकेश मोहन जी की बात से एक बात जरूर आगे लेके जाना चाहता हूँ कि बहुत सारी, और इवन उदय कोटक जी के बहुत सारी जो स्कीम्स हमने अनाउंस की हैं सरकार ने, अभी वो ग्राउंड लेवल तक वो पहुंची नहीं है, उनका इम्पैक्ट नहीं आया है। अभी वो समय है। जैसे मान लो आपको यही बताएं कि 6 लाख करोड़ का हमने NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की है, तो वो कोई अभी इम्प्लीमेंट थोड़ी होगा, अभी वो चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आएगा। 3 लाख करोड़ के लोन की MSME की बात है, तो वो अभी पूरा थोड़ी हो गया। अभी ये जैसे ये जो सबऑर्डिनेट लोन की मुकेश मोहन जी ने बात की, मैं भी जानता हूँ बहुत कम बैंकों ने उसको आगे आके बात की। तो बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशनल पाइपलाइन में है, वह आएगी तो ठीक होगा। और मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या लिक्विडिटी क्रिएट करना इस वक्त की जरूरत नहीं है, जरूरत है। मैं आपको केवल ये बता रहा था कि सरकार उन स्कीम्स को कर रही है। राशन देना, किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना, सब्सिडी बढ़ा देना, अलग अलग तरीके से जो लोन्स वगैरह को जो वो है मनरेगा में पैसा ट्रांसफर करना, इवन सेक्टोरल PLI के अंतर्गत इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और इंडस्ट्रीज को स्टिमुलस देना, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसके अंदर काम कर रहे हैं। हमने पहले भी जब स्टिमुलस के लाया था, ये नहीं कह दिया था कि ये अब 22 लाख 21 लाख करोड़ का लास्ट है। कंटिन्यूसली सरकार की तरफ से वर्कआउट कर रहे हैं, जिस जिस सेक्टर को जहां जरूरत होगा उसको इंप्रूव करेंगे। लेकिन एकदम ये कह देना कि सरकार के चैलेंज को ध्यान ना रखना, स्टेट्स को पैसा चाहिए, सब चीजों को चाहिए, कि सरकार ना बिल्कुल इसको इग्नोर कर दे। जो मैं उदय कोटक जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये कह देना कि नोट छाप के बांट दो हेलीकॉप्टर मनी वाली बात को मैं अभी मैं जितना मैं बैंकों में भी काम कर चुका हूँ, MSME में भी कर चुका हूँ, सरकार के विभिन्न पॉलिसी मेकिंग कमिटीज में भी रहता हूँ, मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर मनी इस वक्त सरकार की स्थिति गोपाल जी, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको सर। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है। अगर 2020 की जनवरी में हम बैठ के चर्चा कर रहे होते तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती कि सरकार ने एक 5 लाख करोड़ की पाइपलाइन स्कीम लॉन्च की है, पूरे देश में गैस घर घर पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा रोड्स का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने लाख करोड़, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग जेस्टेशन वाली चीजें हैं। हमें इस समय मदद की जरूरत है। तो बहुत इजी तरीके, ये कोई नहीं कह रहा कि आप एक ऐसी स्कीम शुरू करें जो अनंत काल तक डायरेक्ट बेनिफिट देती रहेगी। एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको बूस्ट देना पड़ेगा। जैसे आजकल जो कोरोना के मरीज बहुत सीरियस हो जाते हैं तो उनको आप स्टेरॉइड देते हैं ना, सामान्य परिस्थिति में स्टेरॉइड नहीं दिया जाता, लेकिन इस समय देना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जान बचानी है। वो क्या चीज है? आप इसको ये मान के चलिए कि हमको इकोनॉमी में एक स्टेरॉइड जैसी चीज देने की जरूरत है। आवश्यकता को डिनाई नहीं करे, लेकिन किस तरह से स्टेरॉइड देना है, कितना सर आप देना पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर देर क्यों कर रहे हैं इतनी बार? देखिए, अगर कोलेटरल डैमेज हो गया फिर देने का कोई फायदा नहीं ना सर। आप मुझे बताइए ना कि जो होटल, रेस्टोरेंट या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पिछले 15 महीनों से नहीं खुली है, तो आप कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जाके कल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसको क्या देना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री 1 साल से बंद पड़ी है उसकी क्या मदद आप कर पाएंगे, बताइए। तो खत्म हो गया ना वहाँ, उसका जो नौकर था पता नहीं कहाँ चला गया होगा बेचारा। नीरज जी, होटल इंडस्ट्री को आज स्टिमुलस पैकेज दे के भी क्या होगा बताओ? जब पैसा आपकी ये जो लोअर स्टेटा है उसको बेनिफिट ट्रांसफर, उस साहब बता नहीं कि उनको सरवाइव करने के लिए उनके एम्प्लॉइज को कम से कम कुछ मदद दीजिए। सर वो बता तो रहे हैं आपको तरीका कि उनके धंधे चलाने के लिए आप कैपेक्स के पैसे मत दीजिए, लेकिन उनके एम्प्लॉइज को तो कम से कम रिटेन कराइए। मतलब आप कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो उनकी कंपनी का बचे, सरकार दे एम्प्लॉइज की सैलरी सरकार दे। कोई डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप किसी को देंगे तो आदमी कम से कम सरवाइव करेगा। सर आप शायद स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, नहीं इसलिए आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ ये कहते हैं कि मैं डायरेक्ट पैसा दूंगा तो बैंक में जमा कर लेगा,
अरे खाने का नहीं, आप एक बैंक में कहां से जमा करने का? मैं इसकी बात नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं लोअर स्टेटस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोच की इस समय अपनी गरीबों सोच को खाना थोड़ा सा मिले, अलग तरीके से देखने की जरूरत है। रोजगार आप मिले। जो गलत कह रहे हैं सर, दाल चावल से जिंदगी नहीं चलती है सर, दाल चावल से जिंदगी नहीं चलती है। प्लीज, हम 21वीं सदी में खड़े हैं और हम केवल 5 किलो अनाज देके देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते। उसके लिए लोगों को दौड़ाना पड़ेगा और दौड़ने के लिए प्रोटीन चाहिए। बात समझ रहे हैं? मैं प्रतीक के रूप में सब बातें कर रहा हूं। एक मिनट रुकिए जरा। सिद्धार्थ जी, कैसे धंधा पानी आप लोग अपना चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी तो आप इतना रो रहे थे कि सब एकदम चौपट हो गया, माल नहीं आ रहा, इधर से उधर से शिपिंग बंद है, एयरलाइंस बंद है, तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप? सर देखिए, सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल से हो रही है किसी भी बिजनेस की। सिर्फ मेरा ही नहीं आप ले सकते एग्जांपल, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हुई है, इसलिए थोड़ा मैं भी 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। नीरज जी, आपने जो बात कही, जो आपने समस्या बोली, बिल्कुल ठीक बोली। ये जो हम बातें, अगर हम ये जनवरी में 2020 में या लास्ट ईयर के लॉकडाउन पे हम कर रहे होते हैं, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ आ रहा है, तो अब तक वो एक आम जगह, एक आम व्यापारी के पास पहुंचा क्यों नहीं अब तक वो पैसा? क्योंकि हमें 10 लाख 20 लाख करोड़ नहीं चाहिए। और हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 पहलू होते हैं इस चीज के अंदर। ये जो हम बात सारी कर रहे हैं इकोनॉमी में पैसा डालने की, इतना पैसा आएगा, ड्रेन पे जाएगा और वो पहुंचते पहुंचते 2 साल लग जाएगा, सर उससे हमें इमीडिएटली कोई भी बिजनेस, मेरा बिजनेस हो, किसी का बिजनेस हो, उसको रिवाइवल नहीं मिलेगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब हो सकता है अगले हफ्ते लॉकडाउन खुले, जब लॉकडाउन खुलेगा एम्प्लॉइज आएंगे, अपनी तनख्वाह मांगेंगे। किसी बिजनेस के पास आज पैसा नहीं है देने के लिए, किसी भी मिडिल लेवल बिजनेस के। क्यों नहीं है? सबका हेल्थ बजट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोरोना के इलाज में, महामारी में अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना, खुद की फैमिली का ध्यान रखना, किसी के पास कैश फ्लो नहीं है।